प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध लेखक नागार्जुन जी द्वारा लिखित हिमालय की बेटियां इस पाठ का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 देखें। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर: नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों का माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सिंचती हैं। लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं या बहन के रूपों में भी देखा है। प्रश्न संख्या 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर: सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृश्य भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। प्रश्न संख्या 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर: नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती हैं जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। प्रश्न संख्या 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर: हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधे से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। प्रश्न संख्या 5, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर: हिमालय से निकलने वाली नदियां अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? उत्तर: हिमालय में देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7, भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसे तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण के रूप में का है संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं, और खा है माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। अब उत्तर पहला है, सचमुच दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। दूसरा है, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। और तीसरा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। और चौथा है, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे
वही स्टेशन मान लिया जाता है। और पांचवा है, संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। प्रश्न संख्या 8, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे का है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने था। और खा है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। अब उत्तर देखें। पहला है, नदियां संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थीं। दूसरा है, जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती थी। और चौथा है, बूढ़ा हिमालय अपनी इन दोनों बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अब प्रश्न संख्या 9 है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। संभ्रांत वर्षा, चंचल जंगल, समतल महिला, घना नदियां, मूसलाधार आंगन। अब उत्तर देखें। एक तरफ विशेषण और दूसरी तरफ उसका विशेष। संभ्रांत और उसका विशेष महिला, चंचल विशेषण, विशेष नदियां, समतल विशेषण है और विशेष है आंगन। अगला है घना विशेषण और जंगल उसका विशेष है और मूसलाधार विशेषण वर्षा विशेष। प्रश्न संख्या 10 है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। उन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम, जिसे हम लोग कहते हैं शब्दकोश शैली में लिखिए। उत्तर, छोटी बड़ी, दुबली पतली, भाव भंगी, माँ बाप। प्रश्न संख्या 11, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी दीन भाववाचक संज्ञा है। उत्तर देखें। नव, नव का उल्टा होता है बन और बन एक जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा शब्द है राम और राम का उल्टा होता है मरा, जो कि भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अगला शब्द है राही और राही का उल्टा होगा हीरा, जो कि एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। धारा, धारा का उल्टा होगा राधा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अगला शब्द है नामी और नामी का उल्टा होगा मीना, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखें। प्रश्न संख्या 12 है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का नाम दूसरा रूप बेत्रावती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, रोपण, बिपाशा, झेलम, चिनाव, अजमेर, बनारस, बितस्ता, रूपपुर, शत्रुम, वाराणसी, अजय मेरू। उत्तर देखें। सतलुज का होगा शतद्रुम, झेलम का होगा बितस्ता, रोपण का होगा रूपपुर, अजमेर का होगा अजय मेरू और बनारस का होगा वाराणसी, बिपाशा का होगा चिनाव। अब प्रश्न संख्या 13 है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है।
दोनों प्रकार के वाक्यों के समान तीन तीन उदाहरण सोचिए और इस दृश्य से उनका विश्लेषण कीजिए। उत्तर, ही के प्रयोग वाले वाक्य और नहीं के प्रयोग वाले वाक्य। आपको एक तरफ ही के प्रयोग वाले वाक्य दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं के प्रयोग वाले वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं। ही के प्रयोग वाले वाक्य में पहला है, वे शायद ही यह काम पूरा करें। अब नहीं वाले में देखें, कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता, अर्थात सब लोग जानते हैं। उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। और दूसरा वाक्य इसका बनेगा, आज मोदी जी को कौन नहीं जानता है, अर्थात सब लोग जानते हैं। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए, अर्थात ख्याल नहीं आएगा। और इधर बनेगा, राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि वे शायद ही यह काम पूरा करें, अर्थात वे काम पूरा नहीं करेंगे। और इधर कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता, अर्थात सब जानते हैं। इसी प्रकार उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ, अर्थात उन्हें पता नहीं है कि मैं अस्वस्थ हूँ। और दूसरा है, आज मोदी जी को कौन नहीं जानता, अर्थात सब जानते हैं। इसी प्रकार तीसरा है, मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए, अर्थात ख्याल नहीं आएगा। और इधर है, राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात सभी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी नए टॉपिक को जानेंगे। धन्यवाद।